जैसे कि कल हमने जो लेक्चर किया था वह सॉलिड स्टेट फिजिक्स से था और फिजिक्स में बीएससी पार्ट 2 के थर्ड पेपर जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उससे लिया गया था। उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन आज भी होगा। और कल हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी थी, जिसमें क्या क्रिस्टल क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं, यह सब कुछ हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ाने के पहले मैं आपको क्रिस्टलोग्राफी के एक दो पॉइंट और आज पढ़ाऊंगी। एक हम लोग पढ़ेंगे सम सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिलर इंडेक्स, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर। तो कुछ सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो सिलेबस में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के मेंशन है, वह पहला स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर मीन्स NaCl, जिसमें सोडियम प्लस आयन है और क्लोराइड माइनस आयन है। ये जो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है ये FCC स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज FCC स्ट्रक्चर मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऑल फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें ये जो आप देख रहे हैं यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो रेड बॉल्स हैं, ये रेड कलर से जो भी शो किया गया है वो सब सोडियम आयंस हैं, और जो ग्रीन कलर से शो किया गया है वह सब क्लोराइड आयंस हैं। सोडियम आयंस को केवल आप कंसंट्रेट कीजिए, केवल रेड बॉल्स पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, केवल इन्हें ही देखिए, तो ये देखिए ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। कि इस समय आप ग्रीन बॉल्स को मत देखिए, केवल रेड बॉल्स को देखिए। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने कल बताया था, यूनिट सेल बताई थी, जिसमें कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, लेकिन उसके अलावा देखिए एक फेस पे है, ये टॉप पे है, ये बॉटम में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, और उसी तरह से आप देखेंगे कि एक फ्रंट में भी है और एक बैक में भी है। तो इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ दी टू सेपरेट FCC स्ट्रक्चर। वन इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड अनदर इज मेड अप ऑफ क्लोराइड आयन। इसका मतलब कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइए, एक केवल रेड बॉल से बनाइए मीन्स सोडियम से बनाइए केवल, जो कि FCC स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा केवल क्लोराइड आयन से बनाइए जो कि ग्रीन बॉल से बनेगा। ये दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे और दोनों ही FCC स्ट्रक्चर होंगे। फिर उन दोनों को इंटरमिक्स कर देना है इस तरह से कि अगर एक का ओरिजिन 0 0 0 है तो दूसरे का ओरिजिन हाफ 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 होगा। ये 0 0 0 मीन्स XYZ डायरेक्शन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन को हम 0 0 0 से बताते हैं। तो एक का ओरिजिन 0 0 0 होगा और दूसरे का ओरिजिन हाफ 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 होगा। इस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। आप इस रेड बॉल को चाहे तो क्लोराइड कह सकते हैं और ग्रीन को चाहे तो सोडियम कह सकते हैं। एक और इसमें खास बात है कि ये देखिए जो नीचे की लेयर है, बॉटम की लेयर है, इसमें ये 4 एटम्स हैं जो सोडियम के हैं, सोडियम आयंस के हैं कॉर्नर पे, और एक सेंटर में है। उसी तरह क्लोराइड में देखिए ये पोजीशन है क्लोराइड की। और अब अगर आप बीच वाले लेयर में जाएंगे तो इसमें देखिए बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अब कॉर्नर पे क्लोराइड आ गया है और ये जो बीच वाली पोजीशन है उस पे सोडियम आ गया है। और फिर अगर आप जाएंगे टॉप मोस्ट में तो फिर रिवर्स हो गया है और वो बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया है। मीन्स ये सोडियम कहें, क्लोराइड और सोडियम। अगर हम इसे रेड बॉल को मान लीजिए अगर हम क्लोराइड कहें और ग्रीन को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो फिर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अब जब हम FCC स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आपको हमने कल भी बताया था कि FCC स्ट्रक्चर में 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होते हैं। तो वो देखिए वो इक्विवेलेंट पोजीशंस, इसे हम इक्विवेलेंट पोजीशन कहते हैं। वह 4 पोजीशन ये है 0 0 0, हाफ हाफ 0। ये हाफ हाफ क्या है? ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं तो उसमें किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए x, y, z
3 डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो 0 0 0, हाफ हाफ 0, हाफ 0 हाफ एंड 0 हाफ हाफ, ये सोडियम आयन की पोजीशंस है। उसी तरह अगर हमें क्लोराइड आयन की पोजीशन बतानी है तो क्या करेंगे, क्योंकि उनका ओरिजिन हाफ 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 से डिस्प्लेस्ड है, इसलिए हर जगह हम हाफ जोड़ देंगे। तो देखिए 0 में हाफ जोड़ देंगे तो हाफ आ जाएगा, इस 0 में भी हाफ जोड़ दिया और इस 0 में भी हाफ जोड़ दिया, तो क्लोराइड का ओरिजिन क्या हो गया, हाफ हाफ हाफ। फिर हमने इस हाफ में जब हम हाफ जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा, पर 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो बॉटम लेयर है दिस इज इक्वल टू द टॉप लेयर, इसलिए इसकी पोजीशन हो जाएगी 0 0 हाफ और फिर 0 हाफ 0 और फिर हाफ 0 0। तो ये पूरा कहलाता है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। और इसमें भी 4 आयन सोडियम के होंगे और 4 आयन क्लोराइड के होंगे, तो टोटल मिला के 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड पर यूनिट सेल। ये वही चीज आ गई जो हमने आपको पहले भी बताया था। अब इसी से रिलेटेड है एक डायमंड स्ट्रक्चर और एक है जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और दूसरा होता है वुडजाइट। ये एलोट्रोप्स हैं, जिसे हिंदी में अपर रूप कहते हैं। जिंक सल्फाइड के ही 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और दूसरा है वुडजाइट स्ट्रक्चर। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है एफसीसी स्ट्रक्चर और वुडजाइट होता है एचसीपी, मींस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, उसे मैं अभी आगे बताऊंगी। तो इसको भी देखिए, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा, एक जगह जिंक आयन होगा और दूसरी जगह सल्फाइड आयन होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो 0 0 0 है और यहाँ हाफ 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 है, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये हाफ 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 से डिस्प्लेस्ड है, लेकिन जिंक सल्फाइड में वो 1/4 1/4 1/4 से डिस्प्लेस्ड होता है। तो अगर जिंक की पोजीशन होगी, जिंक की तो यही पोजीशन होगी, लेकिन सल्फाइड की पोजीशन के लिए होगा 1/4 1/4 1/4, और उसी तरह हाफ में भी हम 1/4 जोड़ेंगे तो 3/4 3/4, इस तरह से वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर डायमंड का भी होता है, लेकिन जैसे जिंक सल्फाइड है या सोडियम क्लोराइड है तो इसमें 2 तरह के आयन हैं, सोडियम और क्लोराइड या जिंक और सल्फाइड। पर डायमंड स्ट्रक्चर में दोनों जो लैटिस होगी, सेपरेट लैटिस होगी, वह कार्बन एटम की ही होगी। तो 2 कार्बन एटम की सेपरेट लैटिस होगी, एफसीसी लैटिस होगी, एंड इट विल बी सुपर इम्पोज्ड सच दैट द origin is shifted by 1/4 1/4 1/4। तो अभी आपने देखा कि एफसीसी स्ट्रक्चर है कैसा होता है और उसमें सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है CaCl स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर BCC स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर देखिए आप बहुत ही इजी होता है, इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। इसमें एक जो कॉर्नर एटम्स है ये सीजियम के हैं, और जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी के सेंटर में, मतलब कि सॉलिड डायगोनल को जब आप मिलाते हैं तो उसके सेंटर में जो आएगा वो बॉडी सेंटर्ड है, और बॉडी सेंटर्ड में वो हाफ हाफ हाफ, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाफ हाफ हाफ। तो ये होगा Cl, एक सीजियम आयन हो गया और एक क्लोराइड आयन हो गया। अगर आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इन कॉर्नर पे हम चाहें तो क्लोराइड आयन रख सकते हैं और सेंटर में सीजियम आयन रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल बताया था आपको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में देयर आर 2 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। तो एक लैटिस पॉइंट हो गया 0 0 0 और दूसरा लैटिस पॉइंट हो गया हाफ हाफ हाफ। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल में 2 आयंस या यूं कहें कि 1 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल है। तो ये है BCC स्ट्रक्चर। अब BCC स्ट्रक्चर के बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, और वह स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं HCP स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जिसके बीच में जगह न हो। जगह न हो मतलब जो जब हम किसी भी
क्रिस्टल में एटम्स को अरेंज करते हैं तो इनके बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या उनको हम वॉइड्स भी कहते हैं, वॉइड्स। तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास एटम्स या आयंस हैं और नेचुरली वो स्फीयर के आकार में होंगे, तो उन स्फीयर्स को अगर हमें क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देना है, मींस उनके बीच में खाली स्पेस ना हो। इस फिगर में आपको थोड़े थोड़े खाली स्पेस दिख रहे हैं, पर वह खाली स्पेस भी नहीं होने चाहिए। तो इनको कैसे हम अरेंज करेंगे? एक ये है बॉल और दूसरा हमने फिर इससे सटा के रखा, और फिर इसी तरह से हमने बिल्कुल इनको एक के बाद एक रखते जाएंगे, तो ये एक लेयर, एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ भी रख सकते थे, इस तरह से भी बॉल रख सकते थे, इसके नीचे रख सकते थे, पर वो अगर हम रखेंगे तो वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब कि उनके बीच में खाली स्पेस कम से कम हो। तो कम से कम स्पेस होने का मतलब कि इन दोनों के सेंटर में हमें यहाँ पे रखना होगा, फिर इन दोनों के सेंटर में दूसरा आएगा, फिर देखिए इन दोनों के सेंटर में तीसरा आएगा। तो ये दूसरा, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो इस तरह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक लेयर है, जिसको आप कह सकते हैं कि बॉटम लेयर है। अब बॉटम लेयर तो इस तरह का होगा, लेकिन उसके ऊपर हमें जो दूसरी लेयर रखनी है वो हम किस तरह से रखेंगे? उसे रखने के दो तरीके हैं। देखिए, एक ये है, ये आप देखिए एक वॉइड आकार का है। तो अब जब हम दूसरी लेयर रखेंगे तो इसके ऊपर उसका जो सेंटर होगा वो इसके ऊपर होगा, तो इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर हम यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे। वो लेयर क्या होगी? वो बी लेयर होगी। ये जो पहली लेयर है, ये पहली लेयर ए लेयर है, और जो दूसरी लेयर होगी वो बी लेयर, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ए बी ए बी ए बी। तो फर्स्ट लेयर हो गई ए लेयर, दूसरी हो गई जब हमने इसके ऊपर रखा। अब तीसरी लेयर क्या होगी? तीसरी लेयर को हम फिर से एक जैसा ही रिपीट करेंगे, मीन्स फर्स्ट लेयर ये है, दूसरी लेयर में हमने यहाँ पे रखा, बॉल्स को ऐसे ऐसे रखा, और तीसरे लेयर में फिर हमने इसके ऊपर ही रख दिया। तो रिपीटिशन क्या हो रहा है? ए बी ए बी ए बी। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिंक सल्फाइड में ही, बूराइट के केस में, जिसमें ए बी लेयर बनता है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में अगर हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें कि पहली लेयर तो ये होगी, दूसरी लेयर इस वॉइड पे रखेंगे, और तीसरा जो सी लेयर होगा वो हम इस वॉइड पे रखेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ए बी सी और ए बी सी। तो ये जब स्ट्रक्चर बन जाएगी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो वो स्ट्रक्चर होगी एफसीसी स्ट्रक्चर, मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो हमने पहले भी पढ़ाया है। तो ये थे आपके 3 तरह के स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है मिलर इंडेक्स। मिलर इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने यूनिट सेल पढ़ लिया, यूनिट सेल में आपने देखा कि कितने तरह के प्लेन होते हैं। जैसे ये भी देखिए, ये भी हमने एक यूनिट सेल, इसमें 2 यूनिट सेल बनाया है हमने। एक देखिए ये वाला यूनिट सेल है और दूसरा ये वाला यूनिट सेल है, और दोनों को एक के बाद एक रखा है। तो किसी भी यूनिट सेल में बहुत सारे प्लेन होते हैं, बहुत सारे फेस होते हैं। जैसे ये देखिए एक फेस है, दूसरा फेस ये वाला है, फिर टॉप फेस है, और फिर उसका बॉटम फेस है, और इस तरह से अलग अलग फेस हैं उसके। तो हम उसको नाम क्या देंगे? ढेर सारे उसमें प्लेन होंगे, किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन होंगे, तो हर एक प्लेन को हम कैसे बताएंगे कि ये कौन से प्लेन की हम बात कर रहे हैं? इसका मतलब उस प्लेन को बताने के लिए कोई ना कोई इंडेक्स सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम यूनिट सेल में लैटिस पैरामीटर बताते हैं, एक्स डायरेक्शन में ए, वाई डायरेक्शन में बी और जेड डायरेक्शन में सी, मीन्स ए बी सी लैटिस पैरामीटर। वैसे ही अल्फा बीटा गामा एंगल्स बताते हैं। उसी तरह हमें प्लेन बताने के लिए भी उसका कोई ना कोई इंडेक्स सिस्टम होना चाहिए। तो वो इंडेक्स सिस्टम क्या होगा? उसी को हम कहते हैं मिलर इंडेक्स, या प्लूरल में उसे मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो मिलर इंडिसेस 3 होते हैं, 3 HKL आता है। HKL की जगह 3 नंबर आएंगे, वो कौन कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। मिलर इंडेक्स हमेशा प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और उसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो 3 HKL इंडेक्स से बताते हैं।
और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इनके बीच में देखिए कहीं भी कोई कॉमा नहीं होगा, वो एक लाइन में लिखते हैं और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं मिलर इंडेक्स। और मिलर इंडेक्स जैसा हमने आपको बताया वो क्या है, वो है किसी भी प्लेन को डिनोट करने का तरीका। जैसे ये एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, इसमें देखिए 2 यूनिट सेल हैं, एक यूनिट सेल ये वाला है और उसी के बगल में एक दूसरा भी यूनिट सेल है, और इसमें एक ये प्लेन हमने ड्रॉ किया है, ये प्लेन ड्रॉ किया है, ये जो ऐसे ऐसे लाइन करके बन रहा है ये एक प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन है। तो उसके क्या क्या तरीके हैं, जो भी प्लेन है जिसके लिए हमें मिलर इंडेक्स निकालना है, तो सबसे पहला पॉइंट है नोट द इंटरसेप्ट्स ऑन 3 एक्सिस। जैसे कि ये जो प्लेन है ये तीनों एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो प्लेन है ये प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे मींस ए डिस्टेंस पे, केवल ए पे कट कर रहा है। और वैसे ही ये बी एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ये बी एक्सिस है तो बी एक्सिस वाला लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, और इसमें ये 2 यूनिट सेल बढ़ गया है, तो बी में ये 2 यूनिट सेल बढ़ गया, इसका मतलब कि 2b हो गया। और ये सी एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है, सी एक्सिस के ये पैरेलल है। तो जैसे रेल की पटरी होती है वो पैरेलल होती है, तो कोई भी 2 पैरेलल अगर लाइन है तो वो कहाँ कट करेंगी, वो इंफिनिटी पे कट करेंगी। तो इसलिए ये कहाँ कट कर रहा है, ए, 2b और इंफिनिटी पे। तो ये पहला हुआ। फिर दूसरा, राइट इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर्स, मींस a बाई a, 2b बाई b एंड इंफिनिटी बाई c, उसे हम लैटिस पैरामीटर के से डिवाइड कर देंगे। तो a की जगह 1, 2b की जगह 2 और इंफिनिटी में इंफिनिटी ही रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट है रेसिप्रोकल, इन सबका रेसिप्रोकल लेंगे, मींस 1 अपॉन करेंगे, तो 1 2 के लिए हाफ आ जाएगा और इन्फिनेटिव 1 अपॉन इन्फिनेटिव मींस 0 आ जाएगा। फिर क्लियर द फ्रैक्शन, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 हाफ और 0 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और तब ये आ जाएगा 2 1 0। सो फ्रैक्शन क्लियर करेंगे तो 2 1 0, सो द मिलर इंडेक्स इज 2 1 0। इसको देखिए हमने बिल्कुल उसी तरह लिखा है, ये स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे 2 1 0, 2 1 0 इज इक्वलेंट टू HKL, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी डॉट नहीं है। तो ये जो 2 1 0 है वो डिनोट करता है इस प्लेन को। तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। क्रिस्टलोग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले आप यूनिट सेल को ड्रॉ करना खूब प्रैक्टिस कीजिए कि यूनिट सेल कैसे ड्रॉ होता है, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद एक यूनिट सेल के बगल में दूसरा यूनिट सेल बनाइए और कई यूनिट सेल बना लीजिए, और आपको जो भी मन करे वो प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, और तब फिर कोशिश कीजिए कि उस प्लेन को कैसे इंडेक्स करेंगे, वो होगा मिलर इंडेक्स। आपको और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी। इसमें भी देखिए हमने 2 यूनिट सेल लिया है, एक यूनिट सेल ये है, दूसरा यूनिट सेल ये है, लेकिन इसमें हमने एक दूसरा प्लेन ड्रॉ किया है, ये प्लेन है। बिल्कुल वही चीज करना है इसमें भी, नोट द इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस, तो ये हो जाएगा a, 2b और c। अब ये देखिए c एक्सिस को भी कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये a एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे b एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पे c एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये हो गया a, 2b, c। देन राइट इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर्स, तो a बाई a, 2b बाई b एंड c बाई c। सो आ जाएगा ये 1 2 1। Then take the reciprocal, so it will be 1 half 1. Clear the fraction by taking the LCM, so it will be 2 1 2, and therefore the Miller index is 2 1 2. तो ये इसका मिलर इंडेक्स हो गया, इस प्लेन के लिए मिलर इंडेक्स हो गया। अब बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल देखिए, जैसे अगर एक केवल यूनिट सेल है तो इसकी जो ये फ्रंट वाले प्लेन है, ये फ्रंट फेस जो इसका, उसके लिए क्या होगा 1 0 0, और जो ये साइड वाला है उसके लिए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 1, ये सॉरी ये होना चाहिए 0 1 0, ये थोड़ा गलत लिखा गया, ये होना चाहिए 0 1 0, और जो टॉप वाला होगा उसका हो जाएगा 0 0 1। तो इन तीनों के लिए ये इसका मिलर इंडेक्स ये होगा। अब मिलर इंडेक्स हमने पढ़ा, और तो ये पूरा आपका क्रिस्टलोग्राफी हो गया। अब जो आज
कल का लेक्चर था और जो आज का लेक्चर था वो मिला के आपने पूरा क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लिया। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ हमने पढ़ा है डायरेक्ट लैटिस में। डायरेक्ट लैटिस का मतलब कि हम जो भी देख रहे हैं, जो भी विजुलाइज कर रहे हैं, वो सब कुछ डायरेक्ट लैटिस है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल लैटिस का। और रेसिप्रोकल लैटिस का मतलब, जैसा कि रेसिप्रोकल नाम से ही लग रहा है, 1/, जैसे अगर कोई भी चीज ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। तो सब कुछ रेसिप्रोकल हो जाएगा। डायरेक्ट लैटिस में हमारे पास 3 लैटिस पैरामीटर्स है, ए बी सी, 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड है और 3 लैटिस पैरामीटर है ए बी सी। ये डायरेक्ट लैटिस के लैटिस पैरामीटर है। तो एक आप इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लीजिए रेसिप्रोकल लैटिस का, जिसमें सब कुछ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसके भी 3 पैरामीटर्स होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कैपिटल ए को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बी सी, ये सारे वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो है। और ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ये अगर आप ध्यान करें, आपने पढ़ा होगा, ये इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और आपको याद होगा कि 3 वेक्टर का जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल शो द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। मींस अगर एक कोई पैरेललोपाइड है और उसकी 3 भुजाएं ए बी सी हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी शो करता है उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, ये सारे जो है सेम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। ऑल दीज 3 आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग है, ए बी और सी। तो जहाँ की डायरेक्ट लैटिस में हमारे पास ए बी सी 3 पैरामीटर थे, 3 लैटिस वेक्टर्स थे, वैसे ही हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस में भी 3 वेक्टर्स हैं, ए बी सी। किन्हीं किन्हीं बुक्स में आप देखेंगे कि ये 2 पाई से मल्टीप्लाई होता है, इसके आगे 2 पाई भी देखेंगे, किसी किसी बुक्स में होता है। तो वो घबराने की बात नहीं है, वो ऑथर्स का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग यहाँ पे 2 पाई रखते हैं और कुछ लोग 2 पाई नहीं रखते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर आपने 2 पाई वाली मेथोडोलॉजी यूज की है तो थ्रू आउट आप हर जगह 2 पाई लिखेंगे, और अगर आपने 2 पाई नहीं लिखा है तो वो 2 पाई आप कहीं भी नहीं लिखेंगे। तो ये 3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो गए। अब अगर क्यूबिक सिस्टम के लिए देखें तो क्यूबिक सिस्टम में देखिए, अगर बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या आएगा, 2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। तो अगर कोई डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी है एंड ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू सी, इट मीन्स इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए रेसिप्रोकल वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा जो कि स्मॉल ए का डायरेक्शन होगा फॉर द क्यूबिक सिस्टम, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम में सब कुछ 90 डिग्री है। तो ए का और इस ए का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/a, बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस अभी थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन आगे जो भी काम होगा क्रिस्टलोग्राफी के आगे वो सब कुछ रेसिप्रोकल लैटिस में ही होता है। तो अगर हम फिर थोड़ा और देखें क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ये जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है और ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं। केवल क्यूबिक के केस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हर केस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। जैसे हेक्सागोनल है तो उसमें वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, केवल क्यूबिक सिस्टम में या किसी कुछ और सिस्टम में वो हो सकते हैं जहां भी 90 डिग्री है। तो ए डॉट ए, ये आपको पता है कि अगर 90 डिग्री है तो cos 90 होगा, और ये आ जाएगा ए डॉट ए 1 आएगा, उसी तरह बी डॉट बी भी 1 आएगा, सी डॉट सी भी 1 आएगा। लेकिन अगर हम ए डॉट बी लेंगे, यहाँ पे cos 0 होगा और यहाँ पे cos 90 होगा, cos 0 1 आएगा और cos 90 0 आएगा। तो अगर ए डॉट ए है तो वो 1 आएगा, लेकिन ए डॉट बी या ए डॉट सी लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर बी डॉट सी लेंगे तो वो भी 0 आएगा। मीन्स अगर सेम है तो 1 आएगा और अगर डिफरेंट है तो वो फिर 0 आ जाएगा। तो ये है रेसिप्रोकल लैटिस। अब अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस।
हम इसमें क्यों पढ़ते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में? रेसिप्रोकल लैटिस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि ये डायमेंशन को कम कर देता है। जैसे डायरेक्ट लैटिस में डायमेंशन, मान लीजिए कि अगर कई पैरेलल प्लेन्स, इस तरह से अगर हम ढेर सारे पैरेलल दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जो पूरा सेट बनेगा वो 3 डायमेंशनल पैटर्न बन जाएगा। लेकिन इस पूरे जो ये पैरेलल प्लेन्स हैं, पूरे को अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो हम एक दूसरे ढंग से भी विजुलाइज कर सकते हैं। उसको विजुलाइज करने के लिए ये जो पूरा पैरेलल प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे नॉर्मल टू दिस पैरेलल प्लेन, और हर एक पैरेलल प्लेन के लिए उसमें एक पॉइंट रखेंगे उस नॉर्मल में। और वो पॉइंट्स कैसे होंगे? इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द प्लेन। मींस जो प्लेन d डिस्टेंस पे है उसके लिए हम रखेंगे पॉइंट एट द डिस्टेंस 1/d। जो 2d डिस्टेंस पे है उसके लिए रखेंगे 1/2d, और वैसे ही जो 3d डिस्टेंस पे है उनके लिए रखेंगे 1/3d। तो जैसा आपने देखा कि डायरेक्ट लैटिस में हमें कई यूनिट सेल बनाने पड़ते हैं, एक प्लेन और फिर दूसरे प्लेन के बीच में हमें कई यूनिट सेल बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम सबका रेसिप्रोकल लेते जाएं तो एक ही यूनिट सेल में ढेर सारे प्लेन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दूसरा यूनिट सेल होगा वो 1/2d मीन्स बीच में आ जाएगा, जो तीसरा यूनिट सेल होगा वो 1/3 मीन्स उसके भी नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल लैटिस में स्पेस कम लगता है, और जो डायमेंशन है, जैसे जो 3D है वो 2D में हो जाता है, और जो 2D है वो 1D में ही ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमें रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत पड़ती है। और रेसिप्रोकल लैटिस का एक और भी फायदा यह है कि जो भी डिफ्रैक्शन होता है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ाएंगे, तो जो भी डिफ्रैक्शन होता है वो सब कुछ रेसिप्रोकल स्पेस में होता है। अगर मैथमेटिक्स से इसको रिलेट करें तो ये फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है। आपने कहीं पढ़ा होगा फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब हम डिफ्रैक्शन लेते हैं तो वह फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या कि रेसिप्रोकल लेते हैं तो वह फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अगर हम इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करें। अब देखिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। जो भी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम ये डस्टर देख पा रहे हैं तो इस डस्टर को हम ऑप्टिकल लाइट से देखते हैं, और ऑप्टिकल लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपको पता है कि ऑप्टिकल लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और जो डस्टर का डायमेंशन है, या जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, उसका जो डायमेंशन है वो मान लीजिए फ्यू सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। तो अगर हम कहें कि 5 सेंटीमीटर, तो ये वेवलेंथ हमेशा 5 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन जैसे जैसे हम छोटे में जाते हैं, जैसे जैसे साइज छोटी होती जाती है, तो 1 सेंटीमीटर से छोटे में जाएंगे तो मान लीजिए 1 मिलीमीटर भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उससे भी छोटे में जाएंगे तो हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी। जैसे अगर हम माइक्रोन लेवल पे चले जाएं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करते हैं और तब हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम क्रिस्टल में चले जाएं, जिसका पैरामीटर क्या है 4 to 7 एंगस्ट्रॉम, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि टू सी एनीथिंग द वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग रे शुड बी लेस देन आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर हमें जिस भी चीज को देखना है, हम उसको जिस भी बीम से देख रहे हैं, उस बीम की वेवलेंथ हमेशा उसके डायमेंशन से कम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो कि 4 to 7 एंगस्ट्रॉम है, तो हम ऑप्टिकल लाइट से नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। हम किससे देखेंगे? एक ऐसे बीम से देखेंगे, एक ऐसी रे से देखेंगे जिसकी वेवलेंथ 4 to 7 एंगस्ट्रॉम से कम होनी चाहिए। तो ऐसी वेवलेंथ कौन हो सकती है, या ऐसा बीम कौन सा हो सकता है? नेचुरली वह लाइट नहीं हो सकती, कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। ऐसे रेज होती हैं एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है इट इज क्लोज टू फ्यू एंगस्ट्रॉम। जैसे एक्सरे का 1.54 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का 0.037 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ होती है, बहुत कम होती है।
तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही अच्छा हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको आप एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी हॉल में बैठे हैं और उस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में अगर मान लीजिए हम 2-2 मीटर के दूरी पे गड्ढे कर दें, होल्स कर दें, और फिर आपसे कहा जाए कि आप एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक कूद कूद के जाइए, और आपकी जो कदमों की डिस्टेंस होगी, जो आपकी फलांग होगी, वो 1-1 मीटर की होगी। या तो 1-1 मीटर से अगर आप जाएंगे, और मान लीजिए अगर हमने जो गड्ढे किए हुए हैं वो 0.5 मीटर पे कर दिए, आधे मीटर पे, तो अगर आपकी फलांग 1-1 मीटर होगी तो आप कुछ गड्ढों को अवॉइड कर जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर के बीच में आधे मीटर पे जो गड्ढे आएंगे वो आपको दिखेंगे ही नहीं। तो क्या हुआ कि आपकी वेवलेंथ ज्यादा है और जो गड्ढों का डायमेंशन है वो कम है। तो जब आप पूरा लांग जाएंगे कमरे में तो आपको गड्ढों की संख्या कम लगेगी, क्योंकि आपने उनको लांग लिया, आपकी वेवलेंथ वहां पे ज्यादा थी। लेकिन अगर आप मान लीजिए केवल आधे मीटर से, या मान लीजिए 1/4 मीटर के फलांग से अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें सारे गड्ढे दिखेंगे। तो आपको जब आप पूरा लांग लेंगे तो आप बिल्कुल गड्ढों की सही संख्या बता सकेंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है यहाँ पे भी। अगर वेवलेंथ कम है, जैसे 4 to 7 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए लैटिस पैरामीटर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर ये 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होगी तो वो सारे एटम्स को देखेगा और एटम्स के सही स्ट्रक्चर को बताएगा। लेकिन अगर वेवलेंथ मान लीजिए 1000 एंगस्ट्रॉम है तो वो उसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, और इसलिए वो उसको स्ट्रक्चर को सही नहीं बताएगा। इसलिए हमेशा वेवलेंथ कम से कम होनी चाहिए। तो ऐसा हम कैसे करते हैं? ये एक ब्रैग्स लॉ होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन मीन जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल पे वेव आएगी और फिर वो वेव इधर से आएगी और वो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएगी। डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो डिफ्रैक्शन भी कई ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, सेकेंड ऑर्डर का होता है और थर्ड ऑर्डर का भी होता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर में जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो जैसे ये देखिए, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, फिर ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है, और ये एक्सरे बीम है, वो पहले लेयर से डिफ्रैक्ट हुई, फिर वो कुछ बीम तो पहले लेयर से ही डिफ्रैक्ट हो जाएगी और कुछ बीम अंदर चली जाएगी, और फिर वो दूसरे लेयर से डिफ्रैक्ट हुई। तो ये डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं। फिर ये जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं इनके बीच में इंटरफ्रेंस होगा, और जब इंटरफ्रेंस होता है तो वो दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो पाथ शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है उसमें वो n λ/2 हो जाता है। तो हमें अगर ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा डिफ्रैक्टेड बीम चाहिए, तो क्या होना चाहिए? द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो हम सबसे पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इसको कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि इसको हम ब्रैग रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, बट इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है ये मिरर में होता है, वो केवल उसके ऊपरी सतह से होता है। मीन्स लाइट इधर आएगी और इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो अंदर नहीं जाती है। ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन है। लेकिन रिफ्लेक्शन इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के रूल्स को भी फॉलो करती है। ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये डिफ्रैक्टेड एंगल, या मान लीजिए रिफ्लेक्टेड एंगल कहें, तो अगर साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा साइन आर, तो उसे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन। तो वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है, इसलिए इसको हम कभी कभी ब्रैग रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं, पर इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन, इट इज एक्चुअली द डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल ये होगा जो थीटा एंगल होगा। ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, ये रिफ्लेक्शन से अलग है। रिफ्लेक्शन में थीटा हम इसे कहते हैं, मीन्स नॉर्मल और रे के बीच में जो इंसिडेंस एंगल होती है उसे हम थीटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है ये ग्लेंसिंग एंगल है, मीन्स झुकाव का कोण। अगर ये एक लेयर है तो उससे बीम कितने झुकाव पे है वो है थीटा, ग्लेंसिंग एंगल है। तो ये थीटा हो गया। तो और ये देखिए ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये 2 पैरेलल रेज हैं, उनके बीच में ये परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये पाथ डिफरेंस कितना हुआ, दिस प्लस दिस, ये जो बना है ये पाथ डिफरेंस है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और दो लेयर के बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, आगे चलकर यही हमेशा काम आती है। दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस, तो क्योंकि क्रिस्टल में ढेर सारे यूनिट सेल होते हैं तो ढेर सारे पैरेलल प्लेन होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा d। और ये जो d होता है ये हर सिस्टम में a, b, c और h, k, l से रिलेटेड होता है। ये फॉर्मूला है, हर सिस्टम के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। d इज रिलेटेड विथ a, b, c एंड h, k, l। तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो आएगा ये आप देखिए ये d साइन थीटा आएगा, उसी तरह से ये भी d साइन थीटा आएगा। तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो गया, वो हो गया 2d साइन थीटा। और अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, क्योंकि हमें डिफ्रैक्टेड बीम चाहिए इसलिए इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तो ये होगा 2d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो यही ब्रैग्स लॉ बन गया, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यही ब्रैग्स लॉ है। n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। अगर n 1 होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, n 2 होगा तो इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इज द ब्रैग्स लॉ। और थीटा क्या है, दिस इज द ब्रैग्स एंगल, d इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इस ब्रैग्स लॉ का आगे चल के बहुत यूज है। फिर हमने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक्सरे का ही प्रयोग करें, एक्सरे के अलावा हम और भी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरे अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए ये है फॉर्मूला, मिनिमम लैम्डा कितना होगा 12,400 डिवाइडेड बाई v। v इज द वोल्टेज, मींस जो एक्सरे ट्यूब होगी उस एक्सरे ट्यूब में हम जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे वेवलेंथ उतनी कम वेवलेंथ की हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चूंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए क्रिस्टल की लैटिस पैरामीटर की साइज ज्यादा है तो उसके लिए हम वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, और अगर हम ज्यादा वेवलेंथ रखना चाहते हैं तो हमें वोल्टेज थोड़ा कम अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रिस्टल में यूनिट सेल या लैटिस पैरामीटर की साइज बहुत कम है तो हमें वेवलेंथ भी कम चाहिए, और अगर कम वेवलेंथ चाहिए तो इसका मतलब कि हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ चाहिए तो हमें 12,400 वोल्टेज, देखिए ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है, इतना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा एक्सरे के केस में, तब जाके हमें 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मिलेगी। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में अगर आए तो यहाँ पे अगर हम लगभग 150 वोल्ट अप्लाई करेंगे तभी हमें 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ मिल जाएगी। तो इस मायने में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज बेटर देन एक्सरे। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज किया जाता है, पर एक्सरे डिफ्रैक्शन से बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। उससे भी अगर अच्छी जानकारी हमें चाहिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में तब हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा अगर अच्छा चाहिए तो हमें न्यूट्रॉन बीम यूज करनी पड़ेगी। न्यूट्रॉन बीम का यह भी फायदा है कि चूंकि ये न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रॉन से, जो क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन हैं उनसे वो रिएक्शन नहीं होता है, वो सीधे क्लोज टू न्यूक्लियस जाती है। और चूंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी बताता है, और न्यूट्रॉन इससे भी बेटर है, इन दोनों से भी बेटर होता है न्यूट्रॉन एक्सरे और इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे अगर हम केवल 0.01 वोल्ट अप्लाई करें तो हमें 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ मिलेगा। इसी तरह से इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन में 3 तरह के डिफ्रैक्शन है, और जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और उसके बाद फिर वो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी कि ये हम कैसे करते हैं, यह सब कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा। और इसके पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि इन सब का यूज क्या है। ये जो हमने पढ़ा पूरा, ये पूरी क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी या ये पूरा रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ा, इसका क्या फायदा है? इसका रिसर्च में बहुत ज्यादा फायदा है। ये हमने कल भी आपको शुरू में बताया था
कि जितना भी रिसर्च मटेरियल साइंस में हो रहा है, जो भी हम नए नए स्ट्रक्चर बना रहे हैं वह सही बने हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड बना दिया, आपने सोडियम मिलाया और क्लोराइड मिला दिया, क्लोराइड आयन, और आपने सोचा कि ये तो बन गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही स्ट्रक्चर बना हो, क्योंकि हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि वो सही स्ट्रक्चर है कि नहीं। और वो टेस्ट हम करते हैं, ये जो सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होते हैं, चाहे एक्सरे यूज करें या इलेक्ट्रॉन यूज करें या न्यूट्रॉन यूज करें। अगर सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है तो ये स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें पता होते हैं कि उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आएगा, और उसके आधार पे हम उसको मैच करते हैं, स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड जैसा ही है तो इसका मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर सही है। कुछ नए मटेरियल भी बनाते हैं साइंटिस्ट, अपनी लैब में जो नए मटेरियल बनाते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके लिए वो उसे अलग अलग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से मैच कराते हैं। जैसे पहले एफसीसी से कराया, अगर वो मैच कर गया इसका मतलब कि एफसीसी है, अगर नहीं मैच हुआ तो फिर वो बीसीसी पे जाएंगे या फिर वो एचसीपी पे जाएंगे। इस तरह से वो सारे से मिलाते हैं और जिससे मैच कर जाएगा वही उनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसमें देखिए बीच में क्रिस्टल होगा, जिस क्रिस्टल का हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न लेना है वो होगा, एक साइड में सोर्स होगा जिससे वो बीम निकलेगी। तो ये एक्सरे सोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स भी हो सकता है और न्यूट्रॉन सोर्स भी हो सकता है। ये बीम निकलेगी, ये क्रिस्टल पे पड़ेगी और फिर यहाँ से डिफ्रैक्टेड रेज आएंगी। डिफ्रैक्टेड रेज यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ेंगी। आपने एक्सरे फिल्म देखी होगी, जैसे किसी को कोई हड्डियों में टूट फूट हो जाती है तो एक्सरे कराते हैं उसका, तो वो एक्सरे फिल्म जैसी होती है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म होती है। एक्सरे के लिए अलग होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी, न्यूट्रॉन के लिए अलग होगी। तो जो भी फोटोग्राफिक प्लेट है वो डिफ्रैक्टेड बीम इसको हिट करेगी और जहां पे हिट करेगी वहां पे स्पॉट बन जाएगा, और फिर उसे हम डेवलप करते हैं। जैसे पहले फोटो डेवलप करते थे वैसे ही या जैसे एक्सरे फिल्म अभी भी डेवलप करते हैं वैसे उसे डेवलप करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म को। और वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मीन्स जो स्पॉट्स बनते हैं, उन्हीं स्पॉट्स को देख करके साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इसमें अब देखिए जो सोर्स है वो दो तरह का हो सकता है, मोनोक्रोमैटिक एंड कंटिन्यूअस। मोनोक्रोमैटिक का मतलब कि केवल एक ही वेवलेंथ होगी, उसमें सिंगल वेवलेंथ होगी, और कंटिन्यूअस का मतलब कि उसकी वेवलेंथ वैरी करेगी। जैसे मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक कुछ भी वेवलेंथ वैरी कर सकती, सारी वेवलेंथ होगी, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और मोनोक्रोमैटिक का मतलब कि केवल एक ही वेवलेंथ होगी। फिर क्रिस्टल भी दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल क्रिस्टल हो सकता है या पॉलीक्रिस्टलाइन हो सकता है। फिर ये स्टेशनरी भी हो सकता है, रोटेटिंग मीन्स अगर ये जहां भी हमने इसे रखा है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, मीन्स स्टेशनरी क्रिस्टल है। या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक मोटर लगा के छोटा सा उसको रोटेट करें, तो उसके हर फेस पे वेव पड़ती रहेगी, तो वो दोनों संभव है। फिर फोटोग्राफिक फिल्म हो सकती है यहाँ पे, या यहाँ पे डिटेक्टर भी हो सकता है जो कि काउंट्स करता है। फिल्म होगी तो वो डेवलप करना पड़ेगा, उसमें स्पॉट्स आएंगे, और अगर हम डिटेक्टर यूज करेंगे तो वहां पे काउंट्स आएंगे, कितने फोटॉन्स आए ये वहां पे काउंट हो जाएगा, तो उससे हम डिटेक्टर कहते हैं। अब उसके अलावा फिर यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उन एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यूज करके कई तरह के मेथड्स हैं, और जैसा हमने बताया कि कई कॉम्बिनेशन है, तो सब में अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये लावे मेथड है, अगर सबका पैटर्न वही होगा जो अभी हमने फिल्म ये पिक्चर दिखाई थी, सब में बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होता है, बस सबका तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे अगर लावे मेथड है तो उसमें बीम कंटिन्यूअस होगी, स्टेशनरी क्रिस्टल होगा और सिंगल क्रिस्टल होगा, और फिर फोटोग्राफिक फिल्म या डिटेक्टर होगा। फिर दूसरा मेथड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में मोनोक्रोमैटिक बीम होगी, और जो क्रिस्टल होगा वो रोटेट करेगा और सिंगल क्रिस्टल होगा। फिर तीसरा मेथड है पाउडर मेथड, ये सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड है, पाउडर मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें मोनोक्रोमैटिक बीम होगी मीन्स सिंगल वेवलेंथ होगा, और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होगा मीन्स सिंगल क्रिस्टल का एग्रीगेट होगा। और चूंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल मीन्स क्रिस्टल को पाउडर करके एक किसी पैक कर देते हैं ग्लास में, छोटे से कैपिलरी ट्यूब में, इसलिए इसको हम पाउडर मेथड कहते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं जो जनरली यूज होते हैं, एंड दीज आर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका बहुत ज्यादा यूज है क्रिस्टलोग्राफी का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, इसका मटेरियल साइंस में बहुत ज्यादा यूज है। तो आप में से जो भी अगर एमएससी करेंगे फिजिक्स में तो उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स बिल्कुल एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्पेशलाइजेशन है वैसे ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी एक स्पेशलाइजेशन है। वो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आपको लैब में मिल सकता है जहाँ पे ये सारे मेथड्स होंगे कि कैसे कैसे करते हैं। और फिर जो आप में से अगर कोई फर्दर रिसर्च में जाते हैं, मटेरियल साइंस के रिसर्च में जाते हैं, तो वहां पे फिर इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का मौका मिलेगा क्योंकि इसके बगैर कोई भी मटेरियल साइंस का रिसर्च पूरा नहीं हो सकता। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।